नमस्कार, आप देख रहे हैं नवर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। जाति आधारित जनगणना को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना और उसकी आर्थिक जो रिपोर्ट है, अभी फिलहाल जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई है, आर्थिक रिपोर्ट अभी बाकी है। लेकिन इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से कास्ट बेस्ड जो जनगणना है वो कराई गई, उसके बाद जो रिपोर्ट आई उस पर कई सवाल हैं। जैसे कि जब मुसलमान जाति मानते ही नहीं तो उन्हें जाति सिस्टम में कैसे इंक्लूड किया गया है। वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि क्या जिन लोगों ने परिवार नियोजन के तरीके अपनाए और उन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित की, अब सरकार का दावा है या उनकी कोशिश है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी दावेदारी, यानी उस हिसाब से उन्हें रिजर्वेशन और नौकरियों में तरजीह दी जाएगी, तवज्जो दिया जाएगा और उनके लिए आरक्षण फिक्स किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो लोग जो परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाते रहे, सरकार की नीतियों को मानते रहे, हम दो हमारे दो की नीतियों पर चलते रहे, क्या अब वो लोग ठगे नहीं जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी सवर्ण जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिनकी संख्या 1931 की जनगणना के बाद बिहार में घटी हुई नजर आई है। ब्राह्मणों की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 1.2% की उनमें कमी आई है। वहीं राजपूतों की संख्या में भी लगभग 1% की कमी आई है। वहीं अगर कायस्थों की बात कर लें तो वो पिछली 1931 की जनगणना के बाद इस वक्त लगभग आधे हो गए हैं, यानी उस 1931 में 1.22 थे, अब महज 0.66 रह गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर NK चौधरी हैं, पटना यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं और राजनीति के विशेषज्ञ भी हैं, समाजशास्त्र के स्टूडेंट भी हैं। तो इनसे ही सारे विषय पर जानिए। सर, ये क्या अभी जो चीज़ें हुई हैं सरकार की तरफ से, जो जाति आधारित जनगणना पेश की गई है, इसे काफ़ी खिचड़ी जैसा नहीं बना दिया गया है? कुछ लोग ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? वहीं दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब मुसलमान कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं तो जाति आधारित जनगणना में उन्हें क्यों शामिल किया गया है? उन्हें रिजर्वेशन का लाभ इधर कास्ट से भी मिलेगा और उनकी स्थिति से भी मिलेगा, ये क्या है? देखिए, आपने जो कहा है उसमें दो प्रश्न उभरते हैं। एक कि जिन धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है, उन धर्मों में भी जाति को स्वीकार कर उनको जो हिंदू धर्म की जाति से जोड़कर आंकड़े प्रस्तुत किए गए। आप मानेंगे कि इस्लाम का दावा रहा है और इस्लाम धर्म में कन्वर्सन का ये बड़ा आधार रहा है, बड़ा आधार रहा है, एकमात्र आधार रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा आधार रहा है कि इस्लाम जाति व्यवस्था स्वीकार नहीं करता। और यही कारण है कि एक बड़ा वर्ग हमारे यहाँ इस आधार पर इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वो हिंदू धर्म में नीचे तबके का माना जाता था। सवर्ण लोग उसको वह अधिकार सामाजिक रूप से नहीं देते थे जो उनको मिलना चाहिए था ह्यूमन बींग्स के रूप में। आज जब आप इस्लाम में भी जाति व्यवस्था को स्वीकार कर और उनके कुछ लोगों को, कुछ श्रेणी के लोगों को आप हिंदू धर्म में समान भागीदारी दे सब जोड़ लेते हैं, समान जाति से मिलाकर, तो ये कानूनी रूप से गलत है। मैं समझता हूँ नैतिक रूप से भी गलत है और तकनीकी रूप से भी गलत है। दूसरा सवाल जो इससे उभरेगा वो अधिक चिंता की बात मुझे लगती है कि मैं उन लोगों में हूँ जो मानता रहा है कि जनसंख्या को प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो बढ़ी हुई जनसंख्या को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए काफ़ी नहीं है। कई अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, और इसमें ऐसे लोग हैं जो प्रगतिशील विचारधारक हैं। हमारे पटना कॉलेज में एक बड़े अर्थशास्त्री हुए थे जो आगे चलकर भारत सरकार के प्रथम आर्थिक सलाहकार हुए, प्रोफेसर ज्ञानचंद। उन्होंने 1939 में इंडिया टीमिंग मिलियंस नामक पुस्तक लिखी थी, बहुत मशहूर हुई, और कई किताबें लिखी। वो मानते थे कि देश के विकास के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्लानिंग की ज़रूरत है। नेहरू जी भी ये मानते थे कि आर्थिक प्लानिंग, और तभी उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया और 5 ईयर प्लान की शुरुआत की। तो ज्ञानचंद का कहना था, मैं उनसे परिचित भी था, कि पॉपुलेशन को प्लान करना चाहिए।
जरूरत के हिसाब से उसको बढ़ाना घटाना चाहिए। लेकिन अब population लेकिन के मैं आधार आपको पर ये आरक्षण है। मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन जब खुले तौर से इस बात की मांग की जा रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, मतलब आप हमको अधिकार दीजिए हमारे पॉपुलेशन के अनुपात में, तो जिसका अधिक पॉपुलेशन होगा उसको अधिक अधिकार देने की बात होगी, उसका से अधिक होगा। तो आप कम्युनिटी को उभार रहे हैं, मतलब ये आप इंडिविजुअल के बदले समूह को स्वीकारते हैं। देखिए सैद्धांतिक रूप में आप व्यक्ति से निकलकर समूह पर चले गए, तो स्वाभाविक है समूह की संख्या पर निर्भर होता है। तो जिन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और इसमें वे लोग अधिक हैं जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको तो नुकसान होगा। आप इस आंकड़े में भी देखिएगा कि ब्राह्मणों की संख्या घटी है, कायस्थों की संख्या काफी घटी है, राजपूतों की संख्या घटी है, और अब जात खुल के चर्चा में आया है तो शायद भूमिहार की भी संख्या 0.3% घटी, उनकी कमी है। तो और यहाँ पॉपुलेशन, कुर्मियों की संख्या में भी कमी आई है। कुर्मी में आप देखिएगा, कुर्मी खास करके पटना के कुर्मी शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से विकसित है। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जब विकसित होंगे तो ये लोग अधिक पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं और परिवार नियोजित करते हैं, तो उनके लिए डिसइंसेंटिव होगा। अब तो वही बात आ जाएगी कि जब संख्या पर सब कुछ होना है तो हम अपनी संख्या क्यों घटाएं, और ये निगेटिव मैसेज जाएगा और इससे मेरी नज़र में समाज को नुकसान होगा। क्या इससे एक बार फिर से गरीबी जैसी चीज और नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हर लोग अगर अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे और उसी के आधार पर हेड यदि आटा, चावल, दाल, गेहूं मिलना है तो अपनी गरीबी दिखाकर क्यों ना फिर काम करने की जरूरत नहीं? देखिए वो तो एक अलग सवाल है कि पहले भी लोग अपने को गरीब दिखा करके मांगते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक बात है गंभीर कि जो समाज का विकास हुआ इतिहास में, चाहे यूरोपियन समाज का हो या अन्य समाज का हो, मॉडर्नाइजेशन, तो लोग कम्युनिटी बेस्ड जस्टिस से निकलकर इंडिविजुअल बेस्ड जस्टिस की ओर गए। लोगों की पहचान उनकी जाति, वर्ग, समूह से होती थी और सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास से होता था। आप देखिएगा क्लासिकल लिबरलिज्म जो अर्ली 17th सेंचुरी में जिसका विकास हुआ सैद्धांतिक रूप में, जॉन लॉक आए जो क्लासिकल लिबरलिज्म के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, जो दार्शनिक भी थे और पॉलिटिकल थियरिस्ट थे, और जिनके सिद्धांतों के आधार पर डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के सिद्धांत को बढ़ावा मिला और उन्होंने चुनौती दी राजशाही को भी, और जिनके सिद्धांतों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के बाद जो मिला उसको बड़े रूप में प्रभावित किया। वो क्या है कि आप अंततः एक व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या बात की? इंडिविजुअल राइट्स की बात की, इंडिविजुअल राइट, व्यक्तिगत अधिकार की बात की, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की। अभी यहाँ पर यहाँ कम्युनिटी की बात हो रही है, दोनों में फर्क है। और आज जो मॉडर्नाइजेशन हुआ यूरोप का और अमेरिका का और अन्य देशों का, देखिएगा पति पत्नी के अलग राइट्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो केवल पारिवारिक राइट, वो अलग है। होल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स टॉमस पाइन का क्या था? इंडिविजुअल राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट समूह का राइट नहीं है, वो ह्यूमन का राइट, ह्यूमन राइट एक है। तो ये जो विकास का क्रम था, समूह से आप व्यक्ति पर गए। भारतीय संविधान आप इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करता है। क्या ये फिर ये आप देखिए, हाँ मैं ये तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भारतीय संविधान व्यक्ति को स्वीकार करता है। आपका व्यक्ति, हर व्यक्ति का राइट है। आपका भाई भी उस राइट को छीन नहीं सकता, आपके पिता उसको छीन नहीं सकते, आपकी माता उसको छीन नहीं सकती। आपका व्यक्तिगत राइट है, वो कॉमन राइट नहीं है। तो ये इंडिविजुअल राइट जो है, क्लासिकल लिबरलिज्म का जो एसेंस है, वो उसकी तरफ बढ़ना प्रगति की निशानी थी। आज हम पीछे जा रहे हैं, इतिहास के चक्र को हम कहाँ ले जा रहे हैं। और अगर मैं पॉपुलर टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो ये जो पहचान की राजनीति है, जो मूलतः जाति, कास्ट, एथनिसिटी और रिलीजन पर बेस्ड है, वो फ्यूडल आइडेंटिटी है।
सामंतवादी पहचान है। तो क्या हम सामंतवाद में रहना चाहते हैं? दुखद पक्ष ये है कि जो लोग सामंतवाद का विरोध करते हैं वही इसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसका यह कहीं मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में या अन्य समाज में सामाजिक रूप से कुछ लोगों का शोषण नहीं हुआ है और उनको मानवीय अधिकारों से वंचित नहीं किया गया। और हमारे यहाँ हुआ है भारत में, खास करके मैं कह रहा हूँ, केवल इसमें नहीं, हिंदू समाज में हुआ है। लेकिन उसका बड़ा कारण आर्थिक रहा। केवल आर्थिक नहीं है, वहां में आर्थिक मूल कारण आर्थिक है, लेकिन वो सामाजिक कारणों से भी उनको हमने किया। तो उसके लिए सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट चलाना चाहिए ना, और आर्थिक रूप से सबको शामिल करके जो गरीब हैं उनका कल्याण होना चाहिए। और जो सामाजिक रूप से जैसे अनटचेबिलिटी था, इस तरह के दलितों के साथ अन्याय था, ह्यूमन डिग्निटी का सवाल है SC/ST को, उसको कानूनी और उससे भी अधिक मैं कहूँगा महिलाओं के साथ जो व्यवहार है वो सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से होना चाहिए, जिस पर राजनीतिक पार्टियों का कोई ध्यान नहीं। अभी जो हो रहा है, जो परिदृश्य बनता हुआ नजर आ रहा है, वो किस तरीके से आप देखते हैं? मैं समझता हूँ ये इतिहास के चक्र को पीछे ले जाने वाली बात है। जो हमारा दुखद सच है उसको परपीचुएट करने की बात है। कास्ट इज ए रियलिटी, सो इज रिलीजन इज ए रियलिटी। तो क्या हम जाति और धर्म के मकर जाल में पड़कर हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास की गाड़ी को रोक देंगे? आपने कहा कि हम सामंती युग की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या इससे अब जातियों के बीच क्लैशेस नहीं होंगे? स्वाभाविक रूप से जब किसी सोसाइटी को आप डिवाइड करेंगे सोशल कंसिडरेशंस पर, तो तनाव पैदा होगा। और यह तनाव, ऐसा मैं मानता हूं कि ना हो तो अच्छा होगा। बड़ी मुश्किल से जातियां और भी उग्र हो सकता है। क्या यह सच नहीं है कि 90 के दशक में बिहार में कास्ट राइट्स हुए? जाति तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर से हम 90 के दशक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत चिंता की बात है, चिंता की बात है। ऐसा ना हो इसकी मैं केवल कामना कर सकता हूँ, लेकिन इसकी संभावना को मैं निकाल नहीं सकता सोशल साइंटिस्ट के रूप में। ऐसे में यदि कोई जाति या कोई जात विशेष अगर किसी इलाके में संख्या बल के आधार पर ज्यादा है, तो दूसरी समुदाय दूसरी जाति को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो आंकड़े निकल कर, अब तो सैद्धांतिक रूप से आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आंकड़ों की तो छोड़ दीजिए, जब देश के रहनुमा ही कहेंगे, देश का मुख्यमंत्री या अपने को मसीहा कहने वाले लोग कहेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, कहने का मतलब सीधे है कि जिनकी संख्या अधिक होगी उनका महत्व ही सिर्फ नहीं बढ़ेगा, उनका वर्चस्व बढ़ेगा। और उस वर्चस्व का उपयोग कितना होगा मैं नहीं जानता, दुरुपयोग तो निश्चित रूप से। उनकी संख्या जिनकी कम है उन्हें घटाने में भी हो सकता है। स्वाभाविक है, देखिए इसका दुरुपयोग होगा और उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों से उनको वंचित होगा। आशंका है कि उनके मानव अधिकारों का भी हनन हो सकता है, होगा। ये मैं संभावना से नकार नहीं इसको कर सकता हूँ, इस संभावना को। और आई कैन ओनली विश कि ये सोसाइटी जाति पूरी उस तरफ मत जाए। हम कहीं न कहीं जो हमारे कॉमन मिनिमम गोल हैं, मानव कल्याण के, महिला कल्याण के, और जो दबे कुचले हैं उनके एम्पावरमेंट के, उनके सकारात्मक तरीके अपनाएं, न कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाएं। और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि घोषित उद्देश्य जो इस सर्वे का है उससे कहीं महत्वपूर्ण अघोषित उद्देश्य है। यही कारण है कि कास्ट फिगर्स तत्काल जारी किया गया और इकोनॉमिक्स डेटा को अभी तक स्थगित रखा गया। यही कारण है कि गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं कि सभी हाउस होल्ड को इंक्लूड नहीं किया गया। यह बड़ा आरोप है, लेकिन सरकार आगे क्या करेगी ये इस पर निर्भर करेगा कि उसके राजनीतिक भेद स्वार्थ किस ओर उसे ले जाते हैं। यह दुखद है, बड़े नेताओं से हम यह उम्मीद नहीं करते थे।
हम बड़े नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो समाज को आगे ले जाएं, समाज को पीछे की ओर मत ले जाएं। इसका कहीं मतलब नहीं है कि हम सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों को, अधिकारहीन लोगों के अधिकार की रक्षा की बात नहीं करते। सच कहिए तो मेरी विचारधारा उन्हीं लोगों के पक्ष में है, लेकिन ये जो तरीका हमने अपनाया है वो तरीका मेरी नज़र में शायद प्रतिगामी प्रतीत हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से एन के चौधरी ने इस पूरी जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट पेश की गई उस पर सवाल उठाया है, और वाकई ऐसे सवाल उठने लाजमी हैं और उठ रहे हैं कि आखिर जिन लोगों ने, जिनकी हिस्सेदारी या भागीदारी जो जिनकी कम है, उनकी हिस्सेदारी कैसे तय होगी। ऐसे में जो जनसंख्या, जनजाति समुदाय की जनसंख्या अधिक है, ऐसे में वो संख्या दूसरी जो कमतर जातियां हैं उन्हें दबाने की कोशिश करेंगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से जो है ऐसे में जातिगत जो क्लैशेस हैं, विरोध जो है, लड़ाइयां जो हैं, वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नज़र आएंगी और 90 के दशक का बिहार एक बार फिर से लौटता हुआ नज़र आएगा। ये ऐसी उनकी आशंका है। लेकिन समझने की बात यह है कि उन्होंने भी इस बात की आशा की, उम्मीद की कि बिहार उस रास्ते पर न बढ़े, बिहार दोबारा पीछे से न जाए। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।